तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ 2019 का हिंदी का जो पेपर दिया था मैं उसका आंसर शीट लेके आई हूँ आपके लिए। तो इसमें तो आपको सबसे पहले 10 नंबर का गद्यांश दिया है, जिसको आपने पढ़ के उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे 2-2 नंबर के, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखनी है। तो आपको योगासन और स्वास्थ्य पर लिखना है या तो भारतीय संस्कृति पर। और दूसरे क्वेश्चन में जैसे आप दूसरे का पहले करते हो योगासन और स्वास्थ्य, तो उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग दी है, यहाँ पे सब हेडिंग दिया है कि आपको सबसे पहले अर्थ लिखना है, फिर उसका अर्थ समझाना है, फिर आपको दूसरा पॉइंट डालना है योगासन और खेल, इसके बारे में लिखना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है आपको जैसे हेडिंग दिया है योगासन और स्वास्थ्य, फिर उसके अंदर आपको सब हेडिंग दिए हैं, तो आपको उस चीज़ से रिलेटिव लिखने हैं। अगर आप ये नहीं लिखते हो और सेकंड वाला लिखते हो भारतीय संस्कृति, तो उसमें भी आपको पहले प्राचीनतम संस्कृति, अनेकता में एकता, विश्व बंधुत्व की भावना और शांति का संदेश लिखना है। तो ये आपका 10 नंबर का है, आप किसी भी एक को कर सकते हो। अब आपका तीसरा वाला है जो उसमें, तो तीसरे वाले में आपको लिया है कि आपके गांव या शहर में पेयजल की गंभीर संकट है, अपने पेयजल मंत्री को समस्या के समाधान के संदर्भ में पत्र लिखें। तो आपको यहाँ पर पत्र लिखना है और आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अपने नाम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपका नाम क ख ग है, या तो आप क लिखिए, या तो ख, या तो ग। अथवा मैं आपको दूसरा भी दिया है, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आप क्वेश्चनों को सॉल्व। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन था, चौथे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले क और ख में हमें क्रियापद और भेद बताने हैं, ग में हमें समुच्चय बोधक शब्द बताना है, और घ में हमें निपात छांटना है। तो जैसे क वाले में जंगल में मोर नाचता है, इसमें क्रियापद है नाचता और भेद है इसका सकर्मक। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क वाले का ये आंसर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या फिर अभी नोट कर सकते हैं। ख वाले में है कि लता गाना गाती है, इसमें क्रियापद गाती है और भेद सकर्मक क्रिया है। ग वाले में मैंने उसे समझाया किंतु वह नहीं माना। तो देखिए यहाँ पर किंतु होगा, यहाँ पे आपको समुच्चय बोधक छांटना था। तो पांचवे का क मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जो की है वो दो वाक्यों को जुड़ाती है। ये हमारा छठवें का क ख भी कंप्लीट हो चुका है। तो सातवें क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का। तो मैंने सातवें का पहले वाला किया जो कि था बादल गरजों से। यहाँ पर आपको जैसे सातवें का जो पहला पार्ट है बादल गरजों, तो आपके ये 6 नंबर के हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और 2 प्रश्न 3-3 नंबर का है। तो जैसे पहला वाला है, कवि को बादल किसके समान लग रहा है। दूसरा है, बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है। तीसरा है कि बादल के किस रूप को कवि निराला ने प्रस्तुत किया। तो इनमें से आपको केवल 2 लिखना है, और आपको ये दूसरी काव्यांश है, तो आप दूसरी काव्यांश का लिखिए। तो मैंने पहली का लिखा है बादल गरजों। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, तो कवि को बादल किसके समान लग रहा है। तो इसका आंसर है, कवि को बादल ऐसे सुंदर बालक के समान लग रहा है जिसके बाल काले और घुंघराले हैं और उसके हृदय में सुखद भविष्य की अनंत कल्पनाएं भरी हैं। ये आपका आंसर हो गया पहले का। आंसर होगा, बाल कल्पना से कवि का आशय है कि बच्चे सदैव ही प्रगति, उन्नति और उत्साह से सुखद भविष्य की कल्पना करने में निपुण होते हैं। आपको इतना ही लिखना है। तो कि हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए। 8वां है कि 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको 6 नंबर का दिया है, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी करते हैं, कोई से भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने पहला वाला किया है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इसका आंसर है, फागुन में सर्वत्र मादकता, सुंदरता छाई रहती है, प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पेड़ पौधे नए पत्तों, फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं। अभी इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन है कि नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता वाला। तो इसका भी ये आंसर मैंने लिखा है। और अभी यहाँ पर मैंने जो 9वां क्वेश्चन है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश दे रहा है।
तो यहाँ पर इसका आंसर है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को अधिक गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इसे दुख दूना होता है। तो आपको यही आंसर लिखना है। तो चलिए करते हैं हम दूसरा वाला क्वेश्चन। इसी के दूसरे पार्ट में है कि संगतकार जैसे व्यक्ति जीवन के किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह आंसर है कि संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे सिनेमा के क्षेत्रों में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, मजदूर जो भवन निर्माण करते हैं। तो आपको यही आंसर लिखना है। तो अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। सिर्फ एक गद्यांश को पढ़ना है और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 4 का। तो आप किसी भी गद्यांश को पढ़कर आंसर देख सकते हो, गद्यांश ही में मिल जाता है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा, आई होप। तो इसको आप स्वयं कीजिए। तो ये 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको आता है। तो मैं यहाँ पर एक का आंसर लिख रही हूँ। लास्ट वाला जो गौ वाला है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो संस्कृत व्यक्ति उसे कहते हैं जो कि अपने कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदार हो। तो यहाँ पर आप कोई सा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के आधार पर लेखिका के बाल जीवन को के स्मरण संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर ये है, एक कहानी यह भी लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा का एक अंश मात्र है। इसे हम आत्मकथा तो नहीं कह सकते, परंतु आत्मकथा अवश्य कह सकते हैं। इसमें लेखिका ने अपने माता पिता, शिक्षिका, दोस्तों व कॉलेज के साथ का वर्णन किया है, जिसमें लेखिका को आगे बढ़ने, अच्छे विचार ग्रहण करने तथा साधारण लड़की से असाधारण लड़की बनने का गुण आए। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हो। अब 12वां वाला क्वेश्चन है 3 नंबर का कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है क्योंकि चश्मे वाला स्वतंत्रता सेनानी न होने के बावजूद भी उसमें देशभक्ति की भावना थी। वह अपनी भावनाएं स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अलग अलग प्रकार के चश्मे लगाकर करता था। अब ये क्वेश्चन तो आपका हो गया इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिए इसे। दूसरा है कि लेखक ने फादर बुल्की को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो यहाँ पर है, फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिभूति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य तैरता था। वे जिससे एक भी बार मिल लेते थे, सुख और दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया है। अब जाते हैं अपने 13वें क्वेश्चन में। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये तो क कीजिए, या तो ख, ये तो ग, ये तो ग, इनमें से 3 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि माता का अंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। दूसरा है कि जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसका आंसर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता थी या बदहवासी दिखाई देती थी, वह उनकी गुलाम बनने, रहने तथा काम को एक दूसरे के ऊपर टकराने की मानसिकता को दर्शाती है। तो आपको यही इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे नंबर पर क्वेश्चन किया है कि गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, गंगटोक एक पर्वतीय नगर है। यहाँ के लोग ऊंचे नीचे संकरे रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। गंगटोक का इतिहास तथा यहाँ की प्रत्येक वस्तु में यहाँ के लोगों की मेहनत दिखती है, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। 14वें वाले में आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना है, वो भी पूरे ढंग से, यानी आपको पूर्ण वाक्य में इसका आंसर देना है। तो आपको यही गद्यांश पढ़कर आंसर देने हैं। हरिद्वारम उत्तराखंडस्य कीर्दर्शम नगरम अस्ति। तो इसका आंसर है, हरिद्वारम नगरम हिमालयस्य सुरमये अंचले शिवालिक पर्वतस्य शिखराणाम मध्य शोभते। ऐसे करके इसके 4 पार्ट है, उसके आंसर मैंने लिख दिए हैं। 15 वाला क्वेश्चन है हमारा, श्लोकम पठित्वा 2 प्रश्नों पूर्ण वाक्येन उत्तरेण। मतलब इस श्लोक को पढ़ के आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के आंसर देने। ये 3 हैं लेकिन आपको यहाँ पर 2 ही देना है। तो आप इसको देख लीजिए,
16वां क्वेश्चन भी तो हमारा 16 वाला है, उसमें भी आपको 3 देने हैं। तो यहाँ पर पहला है कि सत्संगति इति शब्दस्य का अर्थ। दूसरा है निरपो कस्मे कंबलानि दत्वानि। तो मैंने यहाँ पे 3 के आंसर लिखे हैं। मैंने सज्जनाम संगति सत्संगति कथ्यते। दूसरा है निरपो चाणक्य कंबलानि दत्वान। तीसरा है राजा रघु दिलीपस्य पुत्र आसीत। निरप मतलब होता है राजा, राजा ने चाणक्य को कंबल दिए। 17 वाले में आपको 4 के ये रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे आपको शब्द सूची दिया है। सत्य कुलव्रतम श्रेष्ठ साध्यंती अभित मगधेशस्य। तो जैसे यहाँ पे चंद्रगुप्त मगधेशस्य नृप आसीत, तो ऐसे करके आपको यहाँ दिया है, उनको भरना है। अगर आपने पाठ को पढ़े हैं तो आपको पता होगा। 18 वाले में भी आपको ऐसा ही करना है। किसी में उपसर्ग अलग करना है, किसी में आपको रिक्त स्थान भरना है। 19वें वाले में देख लीजिए, इसमें 4 का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहले का है आकाशे हंति वाटिकाय पतंति हिमालयात् पत्रम। तो इसमें आपको सबको नहीं करना है, केवल 4 को करना है। या फिर ये नहीं आता है तो अथवा में आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे छात्र विद्यालय जाएंगे, लता ने गीत गाया, गाय दूध देती है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 19वां वाला किया। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आकाशे, आकाशे का लिखा है आकाशे पक्ष उड़यन्ति, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। हंति का लिखा है राम रावण हंति, राम ने रावण को मारा। वाटिकाएं पतंती हिमालयात् पत्रम। तो आप किसी भी 4 को लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 6 लिखे हैं, आपको जो इजी लगता है आप उसको कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।